हमारे कन्वीनर, हमारे अध्यक्ष विजय जॉली जी मौजूद हैं, डॉक्टर हर्षवर्धन मौजूद हैं। लीजिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आ गए हैं, हम सब उनका स्वागत करते हैं। इससे पहले कि मैं आपको हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी श्री राजनाथ जी वार्ता करें, मैं आपकी संवेदनशीलता की कुछ बात करना चाहती हूं। मैं बताना चाहती हूं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष ऐसे पहले अध्यक्ष हैं जिन्होंने अंत से अंत, गरीब से गरीब गांव में बसने वाले लोगों का कष्ट समझा है। आपने अंत्योदय स्वास्थ्य योजना का शुभारंभ किया, जिसमें गरीब से गरीब लोगों को अच्छा स्वास्थ्य पाने का एक रास्ता मिला। आपने किसानों की तकलीफ समझी, किसान की बही, किसान बीमा, जिसमें उनकी पूरी फसल नष्ट हो जाती है, उसके लिए उनको उसके एवज में धन प्राप्त होता है। आपने शिक्षकों का विशेष मान बढ़ाया और उनका वेतन बढ़ाया, उनको अच्छी सुविधा, अच्छा रहने का इंतजाम मिले, इस सब का ध्यान रखा है। हम आपको रूबरू कराते हैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय राजनाथ सिंह जी से। आदरणीय अध्यक्ष जी। हांगकांग के मेरे एनआरआई मित्रों, सबसे पहले तो मैं बीजेपी हेडक्वार्टर दिल्ली से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आप सभी का स्वागत करता हूं। मुझे यह जानकर बेहद खुशी हुई है कि ओवरसीज फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी का एक हांगकांग चैप्टर यह आज से प्रारंभ हो रहा है। इसके लिए मैं अपने ओएफ बीजेपी के नेशनल कन्वीनर श्री विजय जॉली को भी मैं बधाई देना चाहता हूं। वैसे तो 35 कंट्रीज में हमारे ओएफ बीजेपी के चैप्टर्स इस समय बहुत ही एक्टिवली और इफेक्टिवली काम कर रहे हैं। सारे वर्ल्ड में यदि देखा जाए तो अप्रॉक्सीमेटली मोर देन 2 करोड़ पॉपुलेशन हमारे एनआरआईज की है। और जब कभी भी भारत में किसी भी प्रकार का कोई संकट पैदा हुआ है और विशेष रूप से इकोनॉमिक क्राइसिस यदि पैदा हुई है, तो हमारे पूरे वर्ल्ड के एनआरआईज मित्रों ने अपना पूरा सहयोग दिया है। आपको भी याद होगा, और मैं उसकी याद भी मैं दिलाना चाहता हूं, कि 1998 में जब एटॉमिक टेस्ट हुआ था पोखरण में, तो उस समय जब वर्ल्ड की कई डेवलप्ड कंट्रीज ने भारत के ऊपर इकोनॉमिक सैंक्शन इंपोज किया था, तो उसके बाद सारे वर्ल्ड के एनआरआईज ने इंडिया के रिसर्जेंट इंडिया बॉन्ड्स के माध्यम से अपना कंट्रीब्यूशन भारत को दिया था। और मित्रों, मैं इस सच्चाई को भी जानता हूं कि हमारा जो चाइनीज डायस्पोरा है, हमारा बगल का देश है चीन, तो चाइनीज डायस्पोरा ने भी चीन के डेवलपमेंट में बहुत ही अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मुझे पूरा विश्वास है कि जैसे चाइनीज डायस्पोरा ने चीन के डेवलपमेंट में अपना कंट्रीब्यूशन दिया है, वैसे ही आज भी हमारा देश इकोनॉमिक क्राइसिस के दौर से गुजर रहा है, तो उसमें इंडियन डायस्पोरा भी उसी प्रकार का कंट्रीब्यूशन कर सकता है। जहां तक फॉरेन इन्वेस्टमेंट का सवाल है, चाइनीज डायस्पोरा का पहले अप्रॉक्सीमेटली 80% हुआ करता था, लेकिन मैं समझता हूं कि आज अप्रॉक्सीमेटली 40 to 45% का कंट्रीब्यूशन फॉरेन इन्वेस्टमेंट का चाइनीज डायस्पोरा का है। वैसे तो इंडियन डायस्पोरा का कंट्रीब्यूशन इंडियन इकोनॉमी में अप्रॉक्सीमेटली 10 to 15% का है, लेकिन मैं समझता हूं कि गवर्नमेंट यदि कोई ऐसी स्कीम प्रारंभ करे और उसे फैसिलिटेट करने की यदि ठीक तरीके से यदि कोशिश की जाए, तो यह कंट्रीब्यूशन इंडिया में भी हमारे एनआरआईज मित्रों का मोर देन 35% पहुंच सकता है, ऐसा मेरा विश्वास है। और आज जहां तक भारत की राजनीति का प्रश्न है, तो भारत में की राजनीति में हवा का रुख पूरी तरह से बदल चुका है। वैसे तो आप भी जानते हैं कि कांग्रेस लेड यूपीए गवर्नमेंट हमारे देश में लगभग 10 वर्षों से सरकार चला रही है, लेकिन कांग्रेस लेड यूपीए गवर्नमेंट का गवर्नेंस कितना पुअर है, यह बताने की जरूरत नहीं है। इस देश में कांग्रेस लेड यूपीए गवर्नमेंट के आने के बाद फिस्कल डेफिसिट बढ़ी है, करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ी है, इन्फ्लेशन लगातार बढ़ा है, और इतना ही नहीं,
फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी कम हुआ है। भारत में कोई इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार नहीं है। फॉरेन इन्वेस्टर्स की बात तो छोड़िए, डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स भी भारत में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं। इतनी बड़ी क्राइसिस मैं समझता हूं कि इंडिपेंडेंट इंडिया की हिस्ट्री में कभी यह पैदा यहां नहीं हुई थी। लेकिन इस इकोनॉमिक क्राइसिस के साथ साथ बहुत बड़ी क्राइसिस सिक्योरिटी फ्रंट पर भी है। सिक्योरिटी फ्रंट केवल यदि मैं चर्चा कर रहा हूं तो केवल इंटरनल सिक्योरिटी फ्रंट नहीं, बल्कि एक्सटर्नल सिक्योरिटी फ्रंट पर भी बहुत बड़ी क्राइसिस हमारे देश में पैदा हुई है। और इस चैलेंज को भी मीट आउट करने में हमारी गवर्नमेंट पूरी तरह से विफल रही है। इस चैलेंज को मीट आउट करने के लिए जिस प्रकार का कॉम्प्रिहेंसिव एक्शन प्लान गवर्नमेंट का होना चाहिए, वैसा कॉम्प्रिहेंसिव एक्शन प्लान गवर्नमेंट ने 10 वर्षों में बनाने की कोई जहमत नहीं उठाई है। करप्शन का जहां तक सवाल है, मैं समझता हूं कि भारत में कांग्रेस लेड यूपीए गवर्नमेंट के आने के बाद जिस तेजी के साथ करप्शन बढ़ा है, उससे भारत की प्रतिष्ठा केवल भारतवासियों के बीच ही नहीं बल्कि सारे विश्व में बहुत ही तेजी के साथ गिरी है। 10 वर्षों का शासन शायद यदि किसी भारतीय जनता पार्टी को इस देश में गवर्नमेंट चलाने का मिला होता तो मैं समझता हूं कि शायद करप्शन को मिनिमाइज करने के लिए जिस प्रकार के ट्रांसपेरेंट सिस्टम की आवश्यकता होती, हम निश्चित रूप से उस प्रकार का ट्रांसपेरेंट सिस्टम बनाने में कामयाब होते। आपने न्यूज़पेपर के माध्यम से और इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स के माध्यम से भी आपने देखा होगा कि कांग्रेस के वाइस प्रेसिडेंट श्री राहुल गांधी ने अभी कहा है कि अब करप्शन के चैलेंज को मीट आउट करने के लिए एक बहुत ही स्ट्रांग मैकेनिज्म की आवश्यकता है। यानी 10 वर्षों तक के इस गवर्नमेंट को इस बात की चिंता नहीं थी कि करप्शन को मिनिमाइज करने के लिए अथवा करप्शन के चैलेंज को मीट आउट करने के लिए एक स्ट्रांग मैकेनिज्म होना चाहिए। अब जाकर जब इलेक्शन आ गया है और मैं समझता हूं कि आफ्टर 75 डेज पोलिंग स्टार्ट हो जाएगी, तब उन्होंने स्ट्रांग मैकेनिज्म की बात कही है। आगे पार्लियामेंट का सेशन भी, ये 15th लोकसभा का टर्म अब समाप्त हो रहा है। अब इसके बाद पार्लियामेंट का कोई सेशन भी नहीं होने वाला है। अब वह प्राइम मिनिस्टर के ऊपर यह प्रेशर बिल्डअप कर रहे हैं कि कुछ ऐसे बिल्स हैं जो कि करप्शन को मिनिमाइज करने के लिए पास नहीं हो पाए तो उसके लिए ऑर्डिनेंस जारी किया जाए। मैं समझता हूं कि उनका एक यह इमेज बिल्डिंग का एक प्रयास है। सामान्यतः होता यह है कि पार्लियामेंट के 2 सेशन के बीच बहुत ही आवश्यक यदि होता है तब ऑर्डिनेंसेस जारी किए जाते हैं, लेकिन आगे जब कोई पार्लियामेंट का सेशन होने ही वाला नहीं है तो कैसे कोई बिल पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया जाएगा, कैसे वह पास हो जाएगा। केवल जनता को गुमराह करने के लिए वह बराबर यह कोशिश कर रहे हैं कि ऑर्डिनेंस जारी हो जाए। लेकिन मैंने भी फैसला किया है कि यदि ऑर्डिनेंस यदि जारी करने की कोशिश की जाती है, ऑर्डिनेंस जारी किया जाता है, तो मैं निश्चित रूप से ऑनरेबल प्रेसिडेंट श्री प्रणब मुखर्जी से मैं मिलूंगा और उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि किसी भी सूरत में आपकी एक्शन इन्हें इस ऑर्डिनेंस के लिए प्राप्त नहीं होनी चाहिए। मैं उनसे निश्चित रूप से इस रिक्वेस्ट करूंगा। मैं आप सबसे एक अपील करना चाहता हूं। आप जानते हैं 15 अगस्त 1947 के पहले फ्रीडम मूवमेंट इस देशवासियों, ये भारत के रहने वाले लोगों ने लड़ा है और 15 अगस्त 1947 को हमको फ्रीडम हासिल हुई है। लेकिन हालात इस इंडिपेंडेंट इंडिया में जैसे रहे हैं, मैं कह सकता हूं कि 15 अगस्त 1947 को हमको पॉलिटिकल फ्रीडम तो मिल गई है, लेकिन इकोनॉमिक फ्रीडम अभी नहीं मिल पाई है। तो मैं यह मानता हूं कि यह हम भारत को पॉलिटिकल फ्रीडम के साथ साथ इकोनॉमिक फ्रीडम और कल्चरल फ्रीडम, यह दोनों दिलाने के लिए हमें एक प्रकार पुनः 2014 के इलेक्शन को इस रूप में स्वीकार करना चाहिए ताकि हमारा यह एक दूसरा फ्रीडम मूवमेंट यहां पर प्रारंभ हो और कांग्रेस यूपीए गवर्नमेंट की यह सरकार यहां से जाए और भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट आए। मैं जानता हूं आप सबके बारे में, आप केवल ओपिनियन मेकर की ही भूमिका नहीं निभा सकते हैं, बल्कि आप भारत में एक राजनीतिक परिवर्तन लाने में भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। जिस क्षेत्र के भी आप रहने वाले हैं, उस क्षेत्र में आपका कितना बड़ा महत्व होता है इसे मैं जानता हूं।
क्योंकि मैं गांव का रहने वाला हूं, किसी बड़े शहर का मैं रहने वाला नहीं हूं, मैं सामान्य परिवार का हूं। यदि कोई फॉरेन से यदि कोई व्यक्ति यदि गांव में अथवा किसी शहर में, कस्बे में यदि भारत में आता है, तो वह जो कुछ भी बोलता है उसकी एक बहुत बड़ी अहमियत होती है। तो एक ओपिनियन मेकर के रूप में भी आप बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। जहां तक भारत के इकोनॉमिक डेवलपमेंट का प्रश्न है, वैसे हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट को ही अपना विशेष मुद्दा बनाने वाले हैं इस चुनाव में। हमने इस बार फैसला किया है कि हम कोई न कोई एक विजन डॉक्यूमेंट तैयार करेंगे और उस विजन डॉक्यूमेंट को लेकर जनता के बीच जाएंगे। जनता को हम बताएंगे कि यदि हमारी गवर्नमेंट बनती है तो हम इकोनॉमिक फ्रंट पर जो इस समय क्राइसिस पैदा हुई है, इस चैलेंज को मीट आउट करने के लिए हम क्या क्या करेंगे। हमारी कंट्री में यदि इन्फ्लेशन बढ़ा है तो इस इन्फ्लेशन को चेक करने के लिए हमारे स्टेप्स क्या क्या होंगे। टैक्सेस के मामले में यदि हमको रिफॉर्म्स करने हैं तो वह रिफॉर्म्स हम कैसे करेंगे, क्या करेंगे, इसका पूरा एक डॉक्यूमेंट लेकर, जिसे हमने विजन डॉक्यूमेंट कहा है, और भारत को एक सुपर इकोनॉमिक पावर बनाने के लिए 2025 तक हम क्या क्या स्टेप्स लेने वाले हैं, उसकी जानकारी भी हम देश की जनता को देंगे। वैसे तो हमारी भारतीय जनता पार्टी का यह मानना है कि सचमुच यदि हम डेवलप करना चाहते हैं भारत को, तो भारत को डेवलप करने में इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। एग्रीकल्चर का भी डेवलपमेंट होना चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का भी होना चाहिए और सर्विस सेक्टर का भी होना चाहिए। और मैं तो यह मानता हूं कि 1/3 कंट्रीब्यूशन भारत के डेवलपमेंट में एग्रीकल्चर का होना चाहिए, 1/3 कंट्रीब्यूशन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का होना चाहिए और 1/3 कंट्रीब्यूशन सर्विस सेक्टर का होना चाहिए। यह मेरा मानना है। भारत के लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए और उसमें एक सकारात्मक परिवर्तन करने के लिए आपकी प्रभावी भूमिका की मैं अपील करता हूं। और आप सबको जानकारी है, भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट के रूप में श्री नरेंद्र भाई मोदी को प्रोजेक्ट किया है। यह आपको बतलाते हुए मुझे रंच मात्र भी हिचक नहीं है कि इस समय देश का सर्वाधिक पॉपुलर लीडर यदि कोई है तो वह श्री नरेंद्र भाई मोदी है। गवर्नेंस के मामले में भी जिस नरेंद्र भाई मोदी के प्रति हमारे देश की जनता का जो एक कॉन्फिडेंस है, उससे भी आप अच्छी तरह परिचित होंगे। और मैं तो 2 उदाहरण आपको देना चाहता हूं। पहला उदाहरण यह मैं देना चाहता हूं कि गुजरात के वो चीफ मिनिस्टर हैं। गुजरात के चीफ मिनिस्टर रहते हुए अपने कार्यकाल में किस प्रकार उन्होंने डेवलपमेंट किया है, उसकी सराहना बीजेपी करे तो कोई उसे विश्वास नहीं करेगा कि बीजेपी की गवर्नमेंट है, उस गवर्नमेंट के चीफ मिनिस्टर हैं नरेंद्र भाई मोदी, तो बट नेचुरल है कि बीजेपी उनके गवर्नेंस की तारीफ करेगी, डेवलपमेंट की तारीफ करेगी। लेकिन हकीकत यह है, राजीव गांधी फाउंडेशन ये हमारा फाउंडेशन नहीं है, हमारे परिवार के लोगों का फाउंडेशन नहीं है, लेकिन राजीव गांधी फाउंडेशन जिसकी चेयरमैन कांग्रेस की प्रेसिडेंट श्रीमती सोनिया गांधी, उन्होंने स्वयं की है। और आप सब जानते हैं, जिस यूएस के बारे में यह एक आम चर्चा थी कि यूएस ने फैसला किया है कि नरेंद्र भाई मोदी को वीजा नहीं दिया जाएगा, उस यूएस के पार्लियामेंट का जो रिसर्च सेक्शन है, रिसर्च विंग है, उसने अपने रिसर्च पेपर में गुजरात के डेवलपमेंट की चर्चा की है। सचमुच डेवलपमेंट के मामले में भारतीय जनता पार्टी का एक प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है और सभी मानते हैं। और मैं तो दावे के साथ कह सकता हूं, भारत ही नहीं दुनिया का पॉलिटिकल एनालिस्ट इस सच्चाई को स्वीकार करने लगा है कि भारत के अंदर ये गवर्नेंस के मामले में सबसे अच्छी कोई पार्टी है, या यदि कोई पूरी तरह से इसे अच्छी पार्टी नहीं कहना चाहता है तो कंपैरेटिवली बेटर पॉलिटिकल पार्टी गवर्नेंस के मामले में यदि कोई है तो भारतीय जनता पार्टी है। लोगों का विश्वास इस भारतीय जनता पार्टी के प्रति। नरेंद्र भाई मोदी ने जो कुछ भी गुजरात के अंदर किया है, आज उसके कारण लोगों के मन में उनके प्रति विश्वास पैदा हुआ है। वैसे तो हमारी भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट मध्य प्रदेश में चल रही है। हमारे श्री शिवराज सिंह चौहान वहां के चीफ मिनिस्टर हैं। अब उन्होंने, जो मध्य प्रदेश एक बीमारू स्टेट माना जाता था, सिक स्टेट माना जाता था, उससे मध्य प्रदेश को निकालने में पूरी तरह कामयाबी हासिल की है।
7 वर्षों के अंदर 24 आवर्स की पावर सप्लाई यदि है तो मध्य प्रदेश में उन्होंने की है। यही हालत हमारे छत्तीसगढ़ की है, जहां के चीफ मिनिस्टर डॉक्टर रमन सिंह जी हैं। यही हालत हमारे गोवा के चीफ मिनिस्टर श्री मनोहर पर्रिकर हैं, और इस बार हमारी राजस्थान की चीफ मिनिस्टर श्रीमती वसुंधरा राजे आई हैं। अब बीच में 5 वर्षों के लिए जरूर कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, लेकिन जब वहां इस बार राजस्थान की जनता ने जब असेंबली इलेक्शन में कंपैरिजन किया, मिस्टर अशोक गहलोत जो कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर थे राजस्थान के, उनके गवर्नेंस की और साथ ही श्रीमती वसुंधरा राजे की गवर्नेंस की, तो दोनों का कंपैरिजन करने के बाद राजस्थान की जनता इस नतीजे पर पहुंची कि सचमुच बेहतर गवर्नेंस यदि कोई राजस्थान में दे सकता है तो वह वसुंधरा राजे ही दे सकती हैं। इसलिए 2/3 अप्रॉक्सीमेटली 2/3 मेजॉरिटी के साथ भारतीय जनता पार्टी को राजस्थान की जनता ने जीत दिलाई है। इसीलिए मैं कहता हूं कि एक विश्वास देश की जनता में भारतीय जनता पार्टी के प्रति पैदा हुआ है। आप सबके सहयोग की आवश्यकता है, और इसलिए भी मैं कह रहा हूं कि भारत में जो माहौल बना हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, वहीं पर दूसरी तरफ हमारी जो अपोनेंट पॉलिटिकल पार्टी है कांग्रेस पार्टी अपने प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट की घोषणा करने का साहस नहीं जुटा पाई। वो यह मानकर चल रहे हैं कि कांग्रेस की हार इस बार होनी ही होनी है। उन्होंने स्वीकार कर लिया है, और मुझे तो यह लगता है कि शायद कांग्रेस पार्टी इस बार 2014 के लोकसभा इलेक्शन की तैयारी नहीं कर रही है, बल्कि उन्होंने अपनी डिफीट स्वीकार कर ली है, और 2019 के इलेक्शन की वो शायद तैयारी कर रहे हैं। और लेकिन आप सबका भी सहयोग चाहिए, और हम क्या क्या यहां पर स्कीम्स हम लोगों ने अपने हाथ में ली है उसकी भी जानकारी वहां पर श्री विजय गोयल हैं, और हमारे दिल्ली के स्टेट प्रेसिडेंट डॉक्टर हर्षवर्धन जी भी हैं, जिन्हें हम लोगों ने चीफ मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट के रूप में दिल्ली में प्रोजेक्ट किया था। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि डॉक्टर हर्षवर्धन जी जो आपके साथ बैठे हैं वह दिल्ली के चीफ मिनिस्टर बनेंगे, और शायद हो सकता है कुछ परिस्थितियां ऐसी बने कि जल्दी ही वो दिल्ली के वो चीफ मिनिस्टर बने। मैं बधाई देना चाहता हूं हमारे हांगकांग चैप्टर के कन्वीनर मिस्टर सोहन गोयनका को भी। और सोहन गोयनका जी, आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, और मैं समझता हूं कि नए चैप्टर का यदि हांगकांग में प्रारंभ हो रहा है तो उससे हमारी जो नेबरिंग कंट्रीज हैं, मकाऊ है, इंडोनेशिया है, थाईलैंड है, और ये ब्रुनाई है, इन सब सारे देश के रहने वाले भी हमारे जो एनआरआईज हैं उनको भी निश्चित रूप से एक प्रोत्साहन मिलेगा, और आपकी एक्टिविटीज ऐसी होंगी जो कि आपकी एक्टिविटीज निश्चित रूप से उनको इंस्पायर करने वाली होंगी। तो सोहन गोयनका जी, आपको सफलता हासिल हो, इसलिए मैं आपको अपनी शुभकामनाएं देता हूं। और साथ ही मैं वहां के वाइस प्रेसिडेंट मिस्टर विनोद धारीवाल, मिस्टर अशोक मुद्रा, डॉक्टर मनोज कुमार मोटवानी, और वहां के ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरीज मिस्टर आशुतोष भार्गवा, और एडवाइजर राजेश भीमसारिया जी, और मिस्टर विजय नाहटा सहित जितने भी वहां पर हमारे सब सारे सहयोगी हैं, सबको मैं अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और इस सहयोग के लिए केपी दासवानी जी और विनोद भीमसारिया जी, रमेश सावरकिया जी व जुल्लू घेवरिया जी आदि टीम के सभी सदस्यों को मैं अपनी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और मैं ईश्वर से यह प्रार्थना करता हूं, क्योंकि ईश्वर पर मेरा पूरा यकीन रहता है, और यह कहने में मुझे संकोच भी नहीं कभी लगता है, कि आप सबके अंदर वह शक्ति दे, आप सबके अंदर वह सामर्थ्य दे, आपके अंदर वह क्षमता दे, ताकि भारत को विश्व की आर्थिक महाशक्ति जिसे कहा जाता सुपर इकोनॉमिक पावर बनाने में आप अपना मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन भारत को दे सकें। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको मैं धन्यवाद देता हूं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।